आज अपन हिस्ट्री में पार्ट 1 में आगे पढ़ेंगे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अब कल अपन ने पढ़ा था कि पुराने समय में लोग कहाँ रहते थे, उन्होंने अनाज उगाना कैसा सीखा, फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्यों रहने लगे थे, यात्राएं क्यों करते थे। आज अपन पढ़ेंगे कि पहले लोग यात्राएं क्यों करते थे और आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं और हमारा जो भारत है इसमें अनेक तरह के पहाड़ियाँ हैं, पर्वत है, समुद्र है। तो इस तरीके से ये हमारी सीमा को घेरे हुए है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार सके। मतलब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पर्वत हैं और इतने बड़े गहरे समुद्र है, उनको पार करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने कोशिश की और उन्हें पार किया। उपमहाद्वीपों के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए और इसी तरह लोग यात्राएं करके हमारे भारत में आए और यहाँ उन्हें इतनी सुविधा मिल गई कि वो यहीं पर आकर बस गए, रहने लगे। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। अब जब बाहर से लोग आए और हमारे यहाँ के लोग जब बाहर गए तो इससे क्या हुआ कि वहाँ की संस्कृति का प्रभाव हमारे भारत पर पड़ा और हमारी संस्कृति का प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ा। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। और जैसे जैसे लोगों की यात्राएं बढ़ी, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, फिर वो यहीं आकर बस गए, तो इस तरीके से धीरे धीरे लोगों आपस में लोगों के विचार भी आदान प्रदान होने लगे। लोग जैसे हमारे यहाँ पर कोई आकर रह रहा है तो उसका खान पान, रहन सहन सब अलग होगा, तो वो हमने भी सीखा और उन्होंने हमारे तरीके सीखे। तो इस तरीके से हमारे जीवन में अनेक नए विचारों का विकास हुआ। अब है देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हम अपने भारत देश को इंडिया भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु नदी है ना हमारी, तो उसी के नाम पर ये इंडिया नाम पड़ा। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और भरत नाम का एक राजा था जिसके नाम पर भी हमारे भारत का नाम भारत रखा गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है और इसका प्रमाण हमें ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब है अतीत के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जो पुराने समय में पुस्तकें लिखी गई थी उनके आधार पर हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। मतलब हाथ से लिखी हुई लिपि को पांडुलिपि कहा जाता है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है आपको
ये हिमालय में एक पेड़ उगता है जिसका नाम है भुर्ज। भुर्ज नाम का पेड़ होता है। इसकी छाल को काटकर फिर उसे तैयार किया जाता है और फिर उस पर लिखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। अब पांडुलिपियों को, लकड़ी है तो लकड़ी को तो दीमक लग जाती है, तो कई तरह के कीड़ों ने भी खा लिया और कई तरह पांडुलिपियाँ नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजा के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। और इन पांडुलिपियों में पुराने समय में जो धार्मिक मान्यताएं थी, व्यवहार थे, राजाओं का जीवन कैसा था, लोगों का जीवन कैसा था, कौन कौन सी औषधियाँ थी, दवाइयाँ थी, इन सब के बारे में उस पर लिखा जाता था। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ, ताकि हमें उस समय के राजाओं के बारे में जानकारी, उनको पढ़ने पे हमें उस समय लोग कैसा धर्म मानते थे, कैसे पूजा करते थे, कैसे वो राजा कैसा था, उसकी प्रजा कैसी थी, तो इस तरीके से हमें सारी जानकारी मिल जाती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, तो ये था, अभी अपन ने पढ़ा था पांडुलिपि के बारे में। अब है अभिलेख। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर तरह सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। ये देखो, ये पत्थर है, जैसे पत्थर के बड़ी बड़ी शिलाएं होती हैं, उन पर लिखा हुआ होता है। स्तंभ होते हैं, उन पर लिखे हुए होते हैं, ये खुदाई करके और लिखे जाते हैं, जिसे कहा जाता है अभिलेख। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अब जो राजा होता था, वो राजा क्या करता था, अभिलेखों पर अपने आदेश, अपने राज्य के नियम कानून वो सारे खुदवा कर लगा देते थे, ताकि लोग उनको पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए, और इन स्तंभों पर राजा, रानी और दूसरे भी जो स्त्री पुरुष हैं, वे क्या क्या कार्य करते थे वो भी लिखवा देते थे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे, और इन स्तंभों पर, जैसे राजा को युद्ध करने जा रहा है तो वो युद्ध कब शुरू किया था और उसमें किसकी विजय हुई, वो सब भी उसमें खुदवाए जाते थे, और ऐसे पत्थरों पर स्तंभ बनाकर लिख दिए जाते थे, ताकि और उन्हें स्तंभों को पढ़कर हम आज ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि उस समय कौन से राजा थे और उन्होंने किस किस के बीच उनका युद्ध हुआ था और उन्होंने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं हैं अतीत से बनी और प्रयोग में लाई जाती है, और इन स्तंभों और पांडुलिपियों के अलावा और भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे हमें अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, और जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करके हमें जानकारी देते हैं, नई जानकारी देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये पुरातत्वविद होते हैं ना, वो ईंटों पर बनी इमारतें, अवशेष होते हैं, चित्र है, मूर्तियाँ हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं और उनके आधार पर वे हमें जानकारी देते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, और ये पुरातत्वविद औजार प्राप्त करने के लिए, आभूषण प्राप्त करने के लिए, बर्तन प्राप्त करने के लिए खुदाई करते हैं, और फिर उनमें वो सिक्के प्राप्त होते हैं, और फिर उन्हें बाहर निकाल के वे उनके बारे में रिसर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं,
फिर वो हमें जानकारी देते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। और जब वो खुदाई करते हैं तो उनमें कई तरह की वस्तुएं मिलती है, जो पत्थर की भी हो सकती है, मिट्टी की भी हो सकती है और धातु की भी बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं और जब वे खुदाई करते हैं तो उसमें उन्हें कई तरह के जानवरों की हड्डियां भी मिलती है। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, कौन कौन से जानवर पालते थे, तो इन सब की जानकारी वो उससे प्राप्त करते हैं। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। अब पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के अवशेष तो बहुत ही उन्हें मुश्किल से मिलते हैं। यदि कोई अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अगर कहीं पे उन्हें अनाज के दाने हैं या कोई लकड़ी जली हुई है तो वो मिल जाती है, तो वो कोयले के रूप में उन्हें प्राप्त होती है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातत्व मतलब पुरानी चीज़ों से जो जानकारी प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इतिहासकार कहा जाता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, मतलब पुरानी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। और जैसे जैसे उन्हें कुछ स्रोत मिल जाते हैं, जैसे पत्थर है, सिक्के हैं, बर्तन हैं, औजार है, तो ये क्या कहलाते हैं? स्रोत कहलाते हैं। तो जैसे ही वो उन्हें प्राप्त होते हैं वे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं और इन्हीं स्रोतों की सहायता से वे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं अपने विचार। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग करके सुराग के रूप में काम में लेकर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप पढ़ोगे अपने पास किताब लेकर पढ़ोगे, वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। कल हम पढ़ेंगे अतीत एक या अनेक। धन्यवाद।